प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी भारत के मानक समय के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत का मानक समय नामक टॉपिक ये पाठ एक भारत का आकार और स्थिति का ही एक भाग है जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। भारत के मानक समय के अध्ययन करने से पूर्व हम सभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ऋतु परिवर्तन और समय का निर्धारण किया जाता है। भाई बहनों, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। जैसा कि ये ग्लोब आपको दिख रहा है और ये विश्व का मानचित्र दिख रहा है। विश्व का मानचित्र आपको कहीं भी दिखता है तो सीधे रूप में दिखता है, लेकिन ये देशांतर को हम समझाने के लिए, मानक समय को समझाने के लिए हम इसको उल्टे रूप में बनाए हैं। ये प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है और इसके इधर अटलांटिक महासागर है, ये भी अटलांटिक महासागर है। आप जो देखते होंगे मानचित्र वो बीच में अटलांटिक महासागर का स्वरूप दिखता होगा और यूरोप का इधर हमने बनाया है, ये एशिया का है, चीन का ये और जापान का ये क्षेत्र है और ये अमेरिका का क्षेत्र है। तो ये उल्टे रूप में आपको मानचित्र दिख रहा है, ये समझने के लिए। तो भाई बहनों, पहले ग्लोब पर चलते हैं। ग्लोब ये जो खड़ी और पड़ी रेखाएं दिख रही हैं, ये खड़ी रेखा है, ये पड़ी रेखा है। ये बीचों बीच से पृथ्वी को एक खड़ी रेखा अलग करती है, ये 0 अंश देशांतर रेखा है और ये पड़ी रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा है। ये पड़ी रेखा जो उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करती है और ये पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई ये देशांतर रेखा है। ये पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध को अलग करती है। भाई बहनों, पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। परिक्रमण गति अर्थात सूर्य की परिक्रमा करती है और घूर्णन गति अर्थात अपने स्थान पर लट्टू की तरह वह नाचती है। तो एक प्रकार की गति ये गति है और एक प्रकार की गति इस गति को करते हुए और वो सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे सूर्य बीच में है, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी और ये पृथ्वी, ये पृथ्वी। इस प्रकार से अंडाकार परिपथ में पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करती है। तो एक गति ये हो गई। इससे अक्षांश रेखाओं में परिवर्तन होता है। बारी बारी से अक्षांश रेखाएं सूर्य के सम्मुख आती हैं। ये 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 गुणे 4 12 महीने में पृथ्वी इस प्रकार से ऐसे इन स्थानों पर होती है। तो जो अक्षांश सूर्य के सीधे सम्मुख पड़ता है उस अक्षांश पर और धूप तेज होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और जो अक्षांश सूर्य से तिरछे रूप में पड़ता है उन अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है तो वहां शीत ऋतु होता है और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती हैं, नहीं पड़ती हैं, नहीं के बराबर पड़ती हैं, इसलिए 6 महीने ध्रुवों पर अंधेरा रहता है। ये हम सभी पहले के कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज हम सभी अक्षांश रेखाओं को कम, देशांतर रेखाओं को अधिक समझेंगे। ये पृथ्वी इस प्रकार से नाचते हुए अपने स्थान पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी अपने स्थान पर जो घूर्णन करती है वो घूर्णन करने में उसे 24 घंटे के लगभग समय लगता है। उस 24 घंटे में पृथ्वी 360 अंश घूमती है, इसलिए देशांतर रेखाएं 360 बनाई गई हैं। पृथ्वी घूर्णन करते समय अपने स्थान पर 360 अंश घूमती है। इस प्रकार से ऐसे 360 अंश घूम जाती है, इसलिए जो देशांतर रेखाओं की संख्या है वो 360 है। काल्पनिक रेखा एक मानी गई है, ग्लोब पर खींची गई है, मानचित्र पर खींची गई है। ये 0 अंश देशांतर रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से सीधी एक रेखा खींची गई है। इसके पूरब अर्धवृत्ताकार रेखाएं 180 अंश अर्धवृत्ताकार रेखाएं खींची गई हैं। यानी 180 रेखाएं
0 अंश से पूरब अर्धवृत्ताकार खींची गई हैं और 180 रेखाएं और पश्चिम की ओर अर्धवृत्ताकार खींची गई हैं। 180 पूरब और 180 पश्चिम मिलाकर के 360 हो जाती हैं। तो 0 अंश जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरता है, इसलिए 0 अंश देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। सूर्य की किरणें जब इस प्रधान देशांतर रेखा पर पड़ती हैं तो पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर माना जाता है। ऐसे ही एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है और जो समय होता है एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच का जो अंतराल समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक देशांतर रेखा जब सूर्य के सम्मुख पड़ती है तो उस पर दिन के 12 बजे होते हैं, फिर आगे बढ़ती है तो दिन ढलता है और अगले देशांतर रेखा पर दिन चढ़ता है। इस प्रकार से ऐसे बारी बारी से जब देशांतर रेखाओं पर सूर्य लंबवत चमकता है तो अलग अलग समय होते हैं। इन अलग अलग समय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक केंद्रीय समय का निर्धारण करने की आवश्यकता पड़ी, जिस और एक केंद्रीय देशांतर रेखा के निर्धारण की आवश्यकता पड़ी कि वह बीचों बीच से अर्थात पूरे पृथ्वी के बीचों बीच से वह रेखा गुजरती हो, इन महाद्वीपों को टच करती हुई यह रेखा गुजरती हो, जिससे उस रेखा के समय को पूरे विश्व का प्रामाणिक समय मान लिया जाए, ताकि घड़ियों को आगे पीछे करने की स्थिति ना रहे। इसी स्थिति घड़ी को आगे पीछे करने की स्थिति समस्या को दूर करने के लिए और 1884 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन शहर में एक विश्व स्तरीय मीटिंग हुई, जिस पर समय चक्र का निर्धारण किया गया और यह निर्धारित किया गया कि 0 अंश सूर्य देशांतर रेखा जो लंदन के उपनगर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, उस वह देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा रहेगी, क्योंकि पूरे पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। लेकिन एक ऐसी देशांतर रेखा भी रहे जो 0 अंश से देशांतर रेखा और पूरब जाने पर और 0 अंश से देशांतर रेखा से पश्चिम जाने पर दोनों स्थितियों में वह बराबर स्थिति पर रहे, तो यह देशांतर रेखा 180 अंश देशांतर रेखा पड़ती है और उसी 180 अंश देशांतर रेखा को केंद्रीय देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा ये निर्धारित किया गया और उसी के समय को और प्रामाणिक समय, विश्व का प्रामाणिक समय निर्धारित किया गया। विश्व की सभी घड़ियां 180 अंश देशांतर रेखा, 180 अंश देशांतर रेखा है जो 3 स्थानों पर मुड़ी हुई है, एक कुरु सागर, एक बेरिंग सागर और एक न्यूजीलैंड द्वीप समूह को टच करने के लिए 3 स्थानों पर 1, 2, 3 स्थानों पर मोड़ दी गई है। भाई बहनों, इसी 180 देशांतर रेखा जो कि प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, प्रशांत महासागर के और पूरब एशिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पश्चिम में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो इसीलिए बीच से होकर गुजरती है और इसीलिए इसको केंद्रीय देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा निर्धारित किया गया। इसके समय को विश्व का प्रामाणिक समय निर्धारित किया गया। अब आप इसको और समझने के लिए भाई बहनों, 0 अंश से जब कोई जलयान की समस्या थी, 0 अंश से जब कोई जलयान आगे बढ़ता था तो 180 अंश तक पहुंचते पहुंचते उसे 12 घंटे का अंतर आ जाता था। उसकी घड़ी को वह अपनी घड़ी में 12 घंटे समय उसको बढ़ाना पड़ता था और पश्चिम में जाने पर 12 घंटे उसे समय घटाना पड़ता था। तो ये समस्या 180 अंश देशांतर रेखा, केंद्रीय देशांतर रेखा है, उसको निर्धारित करने में उसको निर्धारित करने से यह समस्या दूर हो गई। अब जो जलयान 0 अंश से आगे बढ़ता है और 180 अंश को पार करता है, वह अपने और यात्रा के दिन में एक दिन आगे जोड़ लेता है और जो पश्चिम की ओर 0 अंश से पश्चिम की ओर 180 अंश पार करता है, पश्चिम की ओर जाकर के वह अपनी यात्रा में एक दिन घटा देता है। इस प्रकार की एक दिन घटाने और बढ़ाने से इस प्रकार की समस्या और दूर हो गई। तो विश्व की सभी घड़ियां 180 अंश प्रामाणिक देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा जिसे कहते हैं, इससे चलती हैं।
अब ऐसे ही भारत के बारे में है, भारत चूंकि 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो भारत में चूंकि 111 किलोमीटर भारत का जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर में कई देशांतर रेखाएं पार करती हैं, क्रॉस करती हैं। तो इसलिए भारत में भी इस समस्या को दूर करने के लिए कि अलग अलग देशांतर रेखाओं का अलग अलग समय है, तो एक कोई केंद्रीय देशांतर रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ऐसी कोई केंद्रीय देशांतर रेखा निर्धारित की जाए और उसके समय को प्रामाणिक समय निर्धारित किया जाए, ताकि भारत में जो घड़ी के आगे पीछे समय के जो करने की समस्या है उस समस्या को दूर किया जा सके। तो भारत में भी जो स्वतंत्रता के बाद भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसको भारत का प्रामाणिक समय प्रामाणिक देशांतर रेखा माना गया, केंद्रीय देशांतर रेखा माना गया और इसके समय को प्रामाणिक समय माना गया। क्योंकि भारत की जो लंबाई है पूरब से, भारत की जो चौड़ाई है पश्चिम से पूरब की ओर 2933 किलोमीटर है, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। तो ऐसे कई देशांतर रेखाएं हैं। तो भारत की जो केंद्रीय देशांतर रेखा जो बीचों बीच से होकर गुजरती है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। इसी देशांतर रेखा के समय को भारत का प्रामाणिक समय माना गया। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें 5 राज्य हैं। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा उत्तर प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश से शुरू होकर के आगे उड़ीसा में और फिर आगे छत्तीसगढ़, फिर आगे मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा पड़ता है और ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। ये 5 राज्यों से होकर के भारत की प्रामाणिक देशांतर रेखा होकर गुजरती है। अब ये 5 राज्यों में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये जो स्थान है ये नैनी है। ये जो इलाहाबाद के पास मिर्जापुर जिले में पड़ता है नैनी स्थान। इसी नैनी के समय को क्योंकि ये केंद्र में पड़ता है, उत्तर से भी अगर देखेंगे और दक्षिण से भी देखेंगे तो ये केंद्र में है, पूरब से देखेंगे और पश्चिम से देखेंगे तो ये केंद्र में है। इसलिए इसके समय को भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है। पूरे भारत की घड़ियां इसी नैनी इलाहाबाद जो प्रामाणिक देशांतर रेखा का केंद्र है, प्रामाणिक समय केंद्र है, उसी के समय से पूरे भारत की घड़ियां चलती हैं। तो ये समय की समस्या को हल किया गया इसके माध्यम से। अब ये प्रश्न आ सकता है, कंपटीशन में भी आ सकता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव दृष्टि से भी ये चैप्टर आपके लिए उपयोगी है, ये प्रकरण आपके लिए उपयोगी है। इसलिए इसको आप थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे, उसको नोट करेंगे और ये प्रश्न आ सकता है कि भारत की प्रामाणिक देशांतर रेखा कौन सी है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत की प्रामाणिक देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत की प्रामाणिक देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसके लिए सूत्र है, आंध्र प्रदेश को आ हो गया, उड़ीसा को ओ हो गया, छत्तीसगढ़ को पहला अक्षर छ हो गया, मध्य प्रदेश का पहला अक्षर म हो गया और उत्तर प्रदेश का पहला अक्षर कु हो गया। तो इसको हम ऐसे ही याद कर सकते हैं, आओ छमऊ, आओ छमऊ बराबर हो गया आओ छमऊ। ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं और ये कंपटीशन के लिए भी उपयोगी है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। भैया अगला आते हैं अक्षांश रेखा। हम सभी जानते हैं कि जीरो अंश प्रधान, जीरो अंश अक्षांश रेखा तो विषुवत रेखा, ये जो बड़ी रेखा है अक्षांश रेखा है, तो जीरो अंश
और अक्षांश रेखा को हम सभी विषुवत रेखा कहते हैं, इसे प्रधान अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर 23.5 अंश और इसके दक्षिण 23.5 अंश जो रेखा है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा वो कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा ये कर्क रेखा हो गई और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा ये मकर रेखा कहलाती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जैसा कि ये दिखाया गया है। ये कर्क रेखा है। कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती हैं, इसलिए कर्क और मकर रेखाओं अर्थात 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंध कहलाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत चमकती सीधी चमकती हैं, इसलिए वहां वर्ष भर गर्मी रहती है, इसलिए उसे उष्णकटिबंध, कटिबंध माने क्षेत्र, उष्ण माने गर्मी, गर्म, यही अर्थात वह गर्म क्षेत्र कहलाता है। और वर्ष भर 23.5 से और 66.5 अंश 66.5 अंश अक्षांशों दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी चमकती हैं, इसलिए उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और 66.5 अंश से और 90 अंश 66.5 अंश से और 90 अंश अक्षांशों के बीच दोनों तरफ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती हैं, अथवा कभी-कभी 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती हैं, 6 महीने नहीं पड़ती हैं, इसलिए इसे वहां अत्यधिक ठंडा रहता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। और जो सूर्य की किरणें 6 महीने पड़ती भी हैं वह क्षितिज पर दिखाई देती हैं, अर्थात जहां धरती और आकाश का मिलन होता है, जब प्रातः सूर्योदय होता है तो उसी प्रकार से वो सूर्य दिखाई देता है 6 महीने लगातार उत्तरी ध्रुव पर, 6 महीने लगातार दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसलिए वहां हमेशा ठंडा मौसम रहता है, वर्ष भर ठंडा मौसम रहता है, इसलिए उसे ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव अर्थात पृथ्वी का जो केंद्र होता है उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ वो ध्रुव, और वहां पर सूर्य की किरणें लगातार 6 महीने नहीं पड़ती हैं, लगातार 6 महीने क्षितिज पर और टिमटिमाती रहती हैं, इसलिए वहां ठंडा रहता है, इसलिए उसे अधिक ठंडा होने के कारण उसे शीत कटिबंध कहते हैं। शीत अर्थात एकदम ठंडा क्षेत्र। तो कर्क रेखा जो है ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, 21 जून, और इसलिए 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन अर्थात उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को मकर रेखा में अर्थात ये मकर रेखा है, ये 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें वहां लंबवत चमकती हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। भैया बहनों, जो बड़े दिन की छुट्टी हम लोग मनाते हैं, पहले छुट्टियां होती थी, वह बड़े दिन की छुट्टी वास्तव हमारे बड़े दिन की छुट्टी नहीं होती थी, वह ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों का शासन था। ये यूं कह लीजिए अंग्रेजों के शासन में कभी सूर्य डूबता नहीं था, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उनका शासन था, उत्तरी गोलार्ध में उनका शासन था। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध का छोर है, उत्तरी गोलार्ध का छोर और ग्रेट ब्रिटेन है, भारत बीच में पड़ता था, तो उनका शासन उनके शासन में कभी सूर्य डूबता नहीं था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बड़े दिन की छुट्टी मनाई जाती थी वो 22 दिसंबर से लेकर के और जो है 25 दिसंबर क्रिसमस डे पड़ता था और वो जनवरी तक मनाई जाती थी। लेकिन वही छुट्टी अंग्रेज यहाँ भी रहते थे, वही छुट्टी ऑस्ट्रेलिया वाला बड़े दिन की छुट्टी कह करके और यहाँ क्रिसमस ईसाई के जन्म दिवस का जो पूरा सप्ताह है, वीक है, उसको बड़े दिन की छुट्टी के रूप में उसको कहते थे, करते थे यहाँ। तो बड़ा दिन हमारा वास्तव में 21 जून के आसपास है। 21 जून को भारत में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भारत के कर्क रेखा पर, तो 21 जून को बड़े दिन की छुट्टी होनी चाहिए। अब ग्रीष्मावकाश जून नहीं होता है, हम सभी जानते हैं, लेकिन शीतावकाश जो होता है वो शीतावकाश के नाम से होता है, बड़े दिन के नाम से नहीं होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन
और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में भारत में सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन होता है, और 22 दिसंबर को वहां सबसे बड़ा दिन होता है। ये समझने की बात है भैया बहनों। दिन रात बराबर भी होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये जो भूमध्य रेखा है, इसको भूमध्य रेखा, भूमध्य अर्थात विषुवत रेखा अर्थात दो विषुव को अर्थात पृथ्वी को अलग करती है, बीचों से दो भागों में बांटती है, इसलिए भूमध्य रेखा भी इसे कहते हैं। तो यह 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत चमकती हैं, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। तो भैया बहनों, ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं को मैंने समझाने का प्रयास किया। थोड़ा सा इसमें और बताएंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यह है कि प्रश्न आ सकता है कि हमने बताया देशांतर रेखा, भारत की प्रामाणिक देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य हैं। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि 23.5 अंश अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये प्रश्न आ सकता है। ये आप लिखिएगा। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला यहाँ गुजरात आता है, फिर यहीं पर राजस्थान आता है, फिर यहाँ मध्य प्रदेश आता है, फिर यहाँ झारखंड आता है और छत्तीसगढ़ आता है, फिर यहाँ पश्चिम बंगाल आता है और त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। ऐसे 8 राज्य पढ़ते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, मित्र पर गमछा झार। तो यहाँ हम आपको ये कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है इसका एक सूत्र हम बताते हैं। मित्र पर गमछा झार। अब मां से मिजोरम, मां से हो गया मिजोरम और त्रा से हो गया त्रिपुरा और पा से हो गया पश्चिम बंगाल, रा से हो गया राजस्थान, गा से हो गया गुजरात, मा से हो गया मध्य प्रदेश और छा से हो गया छत्तीसगढ़ और झा से हो गया पूरा ये झारखंड। झा से पूरा क्या हो गया झारखंड। ऐसे 8 राज्य हुए, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, राजस्थान 4 ये हो गए, और इसमें मध्य प्रदेश 5, गुजरात 6, छत्तीसगढ़ 7 और झारखंड 8। तो इधर से हम चलेंगे तो पहले गुजरात पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा, पश्चिम बंगाल पड़ेगा, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम पड़ेगा। लेकिन अगर हम सूत्र के अनुसार देखेंगे तो मित्र पर गमछा झार, तो पहले मिजोरम होगा, फिर त्रिपुरा होगा, फिर पश्चिम बंगाल होगा, फिर राजस्थान होगा, फिर गुजरात होगा, और मां से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ होगा और झार से झारखंड होगा। ऐसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भाई बहनों, समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए और भी अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको बतानी है। अगले वीडियो में कुछ बातें हम बताएंगे इससे संबंधित, जो और भी आपके मन में प्रश्न होगा देशांतर और अक्षांश रेखाओं से संबंधित, अथवा भारत के मानक समय से संबंधित, या दिन रात होने के से संबंधित, जो भी आपके मन में और जिज्ञासा होगी, उस जिज्ञासा को शांत मत करिएगा, उस जिज्ञासा को जगाए रखिएगा और उसमें कमेंट लिखिएगा कि आपको ये प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैं अवश्य ही आपकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करूंगा, अवश्य उस प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। भाई बहनों, आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को, जो भी वीडियो हमारा जाए, उस वीडियो को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी वीडियो मैं भेजूंगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन, सूचना आपको मिल जाएगी। इसलिए भी सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक और कमेंट भी उस पर करिए, तो इससे आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो का मिलता रहेगा। जय हिंद।